हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल सईद और आप देख रहे हैं लाहौरी रिएक्शंस। यार आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है चाइना को जवाब पार्ट 3। ये सोनम वांगचुक ने वीडियो बनाई है। सोनम वांगचुक को ऑलरेडी सब लोग ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, इंडिया में बहुत बड़े इन्वेंटर हैं इंडिया के, और इनकी लाइफ में बॉलीवुड पे मूवी भी बन चुकी है 3 इडियट्स। इन्होंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी चाइना को जवाब, उसके ऊपर भी मैंने अपना रिएक्शन दिया था और उनका मैंने ओरिजिनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आप ओरिजिनल वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उन्हीं की एक नई वीडियो आई है, उसका नया पार्ट आया है और ये आई थिंक जो थंबनेल से तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से जो इंडियन फ़ौजी जब शहीद हुए हैं वहाँ बॉर्डर पे, उसके बाद ही उन्होंने वीडियो बनाई है। चलें वीडियो देखते हैं किस बारे में है, क्या कहते हैं वो, उनका क्या कहना है। इसके बाद में वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। सलाम दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के सामने दो बातें रखने को आया हूँ। इस बार लद्दाख के किसी सुंदर दृश्य के साये में नहीं, इस बार मैं खासकर इन वीर सैनिकों को, संतोष बाबू और उनके वीर साथियों जो कि 20 से भी अधिक संख्या में थे, उनको अपनी तरफ से, लद्दाख और भारत के पूरी जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं और साथ ही याद दिलाने आया हूं कि इस जंग में सैनिकों के साथ साथ हम नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है आप ये रोल निभा रहे होंगे। कहीं हम इस खुशफहमी में न रह जाएं कि हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं तो उनकी तरफ से भी 30-45 की संख्या में मारे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरा विश्लेषण तो ये है कि इस वारदात में धोखे से रात के अंधेरे में हमला किया गया था और भारत के बहुत सैनिक शहीद हुए और चीन के बहुत कम। रिपोर्टें बहुत आ रही हैं, मगर मुझे विश्वसनीय इस समय ये जो IBN 18 में एक रिपोर्ट निकली जिसमें कि सरकारी अफसरों का हवाला दिया गया है और जो गालवान वादी से सर्वाइवर्स लौट के आ रहे हैं और लेके अस्पताल में हैं, उनका हवाला देते हुए कहा गया है। जरा देखते हैं क्या कहता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा है कि PLA के डेथ स्क्वाड्स यानी मौत के दस्तों ने इंडियन आर्मी के जवानों को हंट किया, शिकार किया। रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया और उनके पास लोहे के छड़ियां और कांटेदार लाठियां थे जिनके साथ उन्होंने कत्लेआम किया। यहाँ तक कि निहत्थे सैनिक जो कि पहाड़ी पर चढ़े थे उनको भी ढूंढकर पकड़कर मारा गया और इनमें से बहुत तो गलवान नाले में कूदकर मर चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2 दर्जन के करीब जवान अभी मौत से जूझ रहे हैं अस्पतालों में और 110 जख्मी हुए थे। इस तरह से लगता है मृतकों की संख्या शायद 20 से 30 के बीच में रही हो। अब अगर चीन की तरफ कितने मौतें हुई उसका अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा वहाँ पर हताहत हुए हैं, क्योंकि अगर चीन इस आंकड़े को नहीं बता रहा है दुनिया को, 2 कारण हो सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा मरे हो इसलिए वो ना बताना चाहता हो, या फिर इतने कम मरे हों कि इसलिए नहीं बताना चाहता हो। ज़्यादा मरे हैं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही रात के अंधेरे में धोखे से वार किया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं मरेंगे। बहुत कम मरे हों तो हाँ, क्योंकि वो हमला करके नुकसान करके अब इल्ज़ाम से बचना चाहते हैं, तो इसलिए वो संख्या शायद नहीं बता रहे हैं। यूँ अगर देखें तो चीन के ही ग्लोबल टाइम्स के संपादक, जो कि एक सरकारी अखबार है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि हमारी सरकार संख्या नहीं बता रही है और ये एक गुडविल जेस्चर है। अब गुडविल तब हो सकता है जब अगर असली संख्या बताएं वो 5 या 10 हो तो भारत के लोग नाराज होंगे, सेना नाराज होगी और जवाबी कार्रवाई की सोचेगी। उससे बचने के लिए वो ये संख्या को छुपा रहे हैं और इसे गुडविल कह रहे हैं। मेरा विश्लेषण ये है कि वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको डर सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिकों के वॉलेट वॉर से है। क्योंकि अगर वो ये संख्या दिखाएं और जनता हमारी और नाराज हो तो उनको अब तक जो चोट पहुंची है वो और जोर शोर से पहुंचेगी। और ये लगभग साफ हो जाता है इस ट्वीट में
जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस हादसे के बाद भारतीय नागरिक चीनी सामान का बॉयकॉट ना करें, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारतीय फौज तो जवाबी कार्रवाई करेगी, समझदारी से करेगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों देश न्यूक्लियाई देश है और चीन को ये समझना चाहिए कि भारत अगर अपने 160 न्यूक्लियर हथियारों में से 10 भी इस्तेमाल करे तो चीन के सारे शहर तबाह हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पेचीदा संगीन मसला है। बहरहाल ये हम उम्मीद करते हैं हमारे सैनिक देंगे जवाब, मगर हम नागरिकों को क्या जवाब देनी है उस पर हमें अड़े रहने की ज़रूरत है। करीब 2 हफ्ते पहले जो हमने एक आंदोलन छेड़ी थी, बॉयकॉट मेड इन चाइना विथ वॉलेट पावर, ये अब भारत में बहुत ही इस पर जोर शोर से अमल हो रहा है, मगर फिर भी हमारे ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये असर करेगा। असर कितना हो रहा है हम चीनी अखबार के ही इन कार्टूनों और रिपोर्टों में देख सकते हैं। पहले तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि भारतीय लोग तो चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर असर नहीं होता तो। फिर गूगल पर ऐसा दबाव डाला गया कि वो कुछ भारतीय ऐप्स को ही हटा दें। फिर ट्विटर पर दबाव डाला गया कि वो अमूल के इस ऐड को हटा दें। अगर असर नहीं होता तो इतना छटपटाता क्यों? और फिर अब तो ये साफ तौर पर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कल के हादसे के बाद कि भारतीय लोग इस आंदोलन में न पड़े और चीनी सामान का बॉयकॉट न करें। इसका मतलब सीधा है कि हमारे इस वॉलेट पावर का चीन पर पूरा असर हो रहा है और असर हो रहा है तो हमें इस पथ पर बने रहना होगा। और फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के ट्रेड या व्यापार का चीन पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ 3% है उसके व्यापार का। हमने हर समय कहा कि भारत अकेला नहीं, भारत से प्रेरित होकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा ही करने लगेंगे, तब चीन पर पूरा असर पड़ेगा। अब मैं आपको आज और कल की बात बताऊं, मुझे एक ही दिन में यूरोप के गार्डियन अखबार से, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। तो ये आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और असर ज़रूर होगा। और फिर ये कहा गया कि इससे भारत को ही ज़्यादा नुकसान होगी, रोज़गार कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे ही लोग चीनी सामान का व्यापार कर रहे हैं। मगर क्या हम ये भूल नहीं रहे हैं कि कल तक भारत में जो बन रहे थे उन सारे रोजगारों को हमने खो दिया चीन से सामान खरीदकर, और आने वाले कल में जब भारत में ही बनने लगेंगे, जब हम बहिष्कार कामयाबी से करेंगे तो कितने रोजगार पैदा होंगे। दरअसल मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो आंदोलन है ये एक कैंसर इलाज की तरह है। अब हमें कैंसर तो हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, तो इसको हटाने के लिए चिकित्सा में, इलाज में कुछ दर्द तो होगा, मगर 1, 2, 3 साल में हम फिर आज़ाद हो जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। जो साजो सामान है उन्हें 1 साल में, उसमें भी मैंने ये जोड़ा था कि फिनिश्ड गुड्स, जो बने बनाए चीज़ें हैं, इन अ ईयर। कॉम्पोजिट गुड्स, जिसमें कच्चा माल या कल पुर्जे जाते हैं, इन 2 years। और 2-3 साल में वक्त मिल जाएगा उद्योगों को नए नए अवसर बनने में। और फिर ऐसा समय आएगा कि सारे दुनिया के और देशों से और खासकर अपने देश से तमाम सामान बनकर हमारे सामने विकल्प के रूप में आएंगे। हम करके तो देखें ये इलाज 2-3 साल तक। और अगर ये आंदोलन जारी रहा और पूरे विश्व में फैल गया तो फिर 3-4 सालों में तो शायद चीन की जनता खुद आज़ाद होके एक नया राष्ट्र बना होगा और हम उनसे खुशी से व्यापार भी कर रहे होंगे और मिलजुल कर रह भी रहे होंगे। यूँ तो किसी भी आंदोलन में शुरू में सब लोग नहीं जुड़ पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं, सवाल करते हैं, वो अपने आराम को नहीं छोड़ पाते या पैसे को नहीं छोड़ पाते।
मगर अब तो मौतें होने लगी हैं, और जब मौतें होती हैं तो बड़े बड़े इनकलाब आते हैं और तख्ते पलट हो जाते हैं। ट्यूनीशिया में जब अरब स्प्रिंग आया तो ये एक सब्जी वाला मोहम्मद बौजीजी, जब उसकी मौत हुई तो पूरा देश जल उठा और तख्ता पलट हुआ कई देशों में। उसी तरह चीन की बात कर रहे हैं तो चीन में ही तिएननमेन स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा विद्रोह और तख्ता पलट होने से रुक गया 1989 में, जब हु यांगबाओ की मौत हुई थी। और हाल ही में चीन में कोरोना के संदर्भ में भी एक इनकलाब आते आते रुक गया था, तब भी एक डॉक्टर ली वेनलियन के मौत होने पर। अब हमारे वीर संतोष बाबू और उनके 20 साथी शहीद हुए हैं। अब तो पूरा देश एक साथ जागे उठे और कार्यवाही करे अपने वॉलेट्स के साथ और उनके मौत को व्यर्थ न जाने दें। मगर फिर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सरकारी अभियान जैसे माई गव इंडिया टिकटॉक पर ही अपना अकाउंट खोलते हैं, जब पूरा देश उसे हटाने में लगा है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे। और जो टीवी चैनल्स हैं वो एक तरफ चीन से बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सामान के एड्स चला रहे हैं। तो मेरी आपसे जनता से गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर जब भी कोई चीनी सामान का ऐड आए तो चैनल बदल दीजिए, चैनल बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि उस चैनल का टीआरपी घट कर 0 हो जाए और वो भी फिर जनता के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर इस कदर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये आंदोलन भारत से निकली थी और विश्व में ऐसे फैला कि संसार का नक्शा बदल गया। जय हिंद। यार जब इनिशियल में ये हुआ था तो मुझे ये न्यूज़ पता लगी थी सोशल मीडिया से, मैं ट्विटर से, मैं ज़्यादातर चैनल वगैरह मीडिया जो टीवी मीडिया वो नहीं देखता, उस पर काफ़ी झूठ भी चलता है, काफ़ी एग्जेजरेशन भी होती है, तो मुझे ट्विटर से पता लगा। लेकिन इनिशियली मेरा ये आइडिया था और आज तक भी मेरा यही आइडिया था कि वहाँ पे जितनी भी आपस में लड़ाई हुई है वो गन फाइट हुई और उसके नतीजे में जो इंडिया की फ़ौजी की जाने गई हैं वो उसमें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डंडों से, लोहे के रॉड से, कांटे वाले डंडों से ये किया गया है और इतनी बड़ी तादाद में, मतलब 110 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, 25-26 के करीब ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और 20 के करीब जाँ बहक हो गए, जिनकी जानें चली गई। देखो मेरा ये मानना है कि जो बिज़नेस माइंडेड बंदा होता है ना, जो कारोबारी बंदा होता है, जो कैपिटलिस्ट सोच का बंदा होता है, हर बिजनेसमैन नहीं लेकिन जो कैपिटलिस्ट सोच का बंदा होता है, ये पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट ही चलाते हैं। उसका कोई रिलीजन, कोई फेथ, कोई कंट्री, कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होता, कोई कास्ट कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही होता है कि मैंने बिज़नेस करना है। बियॉन्ड कंट्रीज़, बियॉन्ड गवर्नमेंट्स, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड फेथ्स, बियॉन्ड कास्ट, हर चीज़ से परे हट के उसने सिर्फ बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है। वो इस चीज़ में रुकावट डालेंगे। बट मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता या इवन पीछे जब हमने भी 15-20 साल टेररिज्म के अगेंस्ट जंग लड़ी है, अमेरिका और ये वो सब चीज़ें, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपने फ़ौजी जवान, क्योंकि ओबियसली जब लड़ाई होगी बॉर्डर पे तो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, एक तरफ का नहीं होता, दोनों तरफ का हमेशा होता है। इससे भी नुकसान होगा लेकिन एक शॉर्ट टर्म होगा। लोगों के बिजनेसेस जो डिपेंड करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, चाइनीज़ रॉ मटेरियल पे, वो अफेक्ट होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगे, उन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जॉब करते होंगे, उनकी भी इनकम अफेक्ट होगी। लेकिन विद टाइम, और आई थिंक पाकिस्तान में तो चाइना ने $47 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, $46 बिलियन की। इंडिया में इससे 1.5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तो वो चीज़ें अफेक्ट तो होंगी। बट विद टाइम दुनिया में और भी बड़े कंट्रीज़ हैं, बड़े अमीर मुल्क हैं जो इंडिया में हंस के इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा आज के दौर में अमेरिका ही है, जिसने अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वहाँ पे अपने ऑफिस, इवन कोरिया से सैमसंग भी आ गया है, तो वहाँ पे आएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, ख़ुद भी लोग बनाएंगे प्रोडक्ट्स, अपना बिज़नेस चलाएंगे, इंडिपेंडेंट चाइना से करने की कोशिश करेंगे। तो ये तरीका मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बॉर्डर पर लड़ाई की जाए। पहली ऑप्शन तो यही होनी चाहिए कि लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए,
बट अब हो गई है तो थोड़ा प्रेशर डालना है तो वो शायद इस तरीके से डालें, क्योंकि चाइना को लड़ाई से कोई मसला नहीं है। वो इस वक्त उसकी मिलिट्री पावर बहुत बढ़िया है और उनके पास आबादी भी बहुत है, बंदे बंदे मर जाएंगे, वो उनको इतना मसला नहीं है। वो बताएंगे भी नहीं, उनका मीडिया भी कंट्रोल है, वो बाहर भी नहीं निकलने देंगे इस तरह की चीज़ें। उनको मसला हमेशा होगा जब उनका बिज़नेस हिट होगा, जब उनकी एक्सपोर्ट हिट होगी। वेदर इट भी, अभी देखिए ना यूनाइटेड ट्रंप ने कितनी बड़ी हिट दी है चाइना को। तो इस तरह की चीज़ों से इनका नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ मुझे बड़ी मज़ाहिका खेज़ बातें लगी जो उन्होंने की कि यार वो टिकटॉक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और मैं कुछ न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट्स या वो देख रहा था, क्लिप्स छोटे छोटे ना ट्विटर पे शेयर होते हैं, किसी न्यूज़ चैनल पे लेनोवो का ऐड चल रहा है, किसी का, और उस वक्त चल रहा है जब चाइना को गालियाँ निकाली जा रही हैं या चाइना को बुरा भला कहा जा रहा है, और किसी में शाओमी का ऐड चल रहा है। शाओमी ओबियसली सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन है इंडिया में, इतना मुझे आइडिया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हिट करने की कोशिश करेंगे तो चाइना को दर्द तो होगा। खैर मेरे तो विचार यही थे। आपको क्या ऐड करना है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हो। मुझे कुछ फर्दर रिकमेंड करना है तो वो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो अब इंशाल्लाह फिर बात करते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।